356 बीसी में पैदा हुआ एक लड़का, यूरोप में मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र, लगातार निरंतर अपने बाप को युद्ध करते हुए देखता हुए और लगातार अपने आप को भी युद्धों में ढाल लेता है। 336 बीसी में वह मकदूनिया का शासक बनता है और विश्व विजेता का ख्वाब लेकर, दुनिया को जीतने का अपने मन में ख्वाब को लेकर वह दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ता है। दुनिया को जब जीतने के लिए निकलता है तो वह मध्य एशिया के आसपास के देशों को जीतता हुआ निरंतर भारत की ओर बढ़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस अपने प्राचीन भारत के इतिहास के पन्नों की, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे भारत में एक विशाल साम्राज्य का पतन होता है और एक नए वंश का उसमें उदय होता है और देश में सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और उसके बाद में उन्हीं का पोता अशोक आता है, जिसको महान सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव शर्मा है और मैं आप लोगों के बीच में इतिहास की कुछ पुरानी बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसे जैसे सिंध के प्रांत में बढ़ता है, सिंध में 16 महाजनपदों में से एक जनपद गांधार सिंध के प्रांत का एक जनपद था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और तक्षशिला उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। तक्षशिला में एक महान अध्यापक, एक आचार्य, एक प्राचार्य, एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे, जिनका नाम था चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। जैसे ही उनको पता चलता है कि गांधार की तरफ सिकंदर बढ़ रहा है, वह चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश पर इससे पहले केवल और केवल ईरानियों ने हमला किया था। डेरियस ने 516 के आसपास हमला किया था, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़े और यूनानी आते हैं और यूनानी सिकंदर। चिंतित हो जाते हैं आचार्य और चिंतित होकर वह बढ़ते हैं भारत के अंदर, उस मगध साम्राज्य में आते हैं जिसमें उस समय नंद वंश का शासक चल रहा होता है। नंद वंश के एक महान शासक हुए हैं महापद्मानंद, और महापद्मानंद का उत्तराधिकारी घनानंद। घनानंद गद्दी पर बैठा होता है मगध की, अपनी शक्ति से चूर और बहुत ही घमंडी राजा था। प्रजा पर तरह तरह के टैक्स लगा दिए थे, तरह तरह के कर लगा दिए थे, जिससे प्रजा खुश नहीं थी। चाणक्य को चिंता होती है, क्योंकि गांधार के जो उस समय शासक थे आंबिक, वो भी सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन झेलम और चेनाब के बीच में एक छोटा सा राज्य था पोरस, और पोरस राजा वहां के, वो उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं और दोनों के बीच में 326 बीसी के मध्य युद्ध होता है। युद्ध के परिणाम बहुत ही घातक होते हैं, जिसमें पोरस की हार हो जाती है, लेकिन वह अपनी मजबूती और अपने साहस का परिचय देता है, लगातार युद्ध करता है और युद्ध में वह अपनी भारतीय हिम्मत का परिचय दिलाता है, जिससे सिकंदर को भी लगता है कि भारतीयों से युद्ध करना इतना भी आसान नहीं। फिर उसका सपना होता है कि अब सीधा मगध की ओर चला जाए और भारत पर कब्जा किया जाए। इतने में गुरु चाणक्य मगध में आ जाते हैं और मगध में आकर घनानंद से वह पूरी की पूरी बात बताते हैं, पूरी वार्ता बताते हैं। वह कहते हैं कि विदेशी आक्रांता यूनानी सिकंदर हमारे देश की सीमाओं पर खड़ा है महाराज, देश को आक्रमण से बचा लीजिए, क्योंकि वो निरंतर जिन रास्तों से गुजरा है, सभी को हराता हुआ, सभी पर विश्व विजेता के ख्वाब का झंडा लहराता हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है और उसका जो मेन फोकस है वो भारत पर है। लेकिन इस बात को वह घमंडी घनानंद नहीं समझता है और गुरु चाणक्य का अपमान कर देता है। गुरु चाणक्य उस अपमान को सहते हुए सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो देश की गद्दी पर बैठा है, जिसे देश के हित की ही चिंता नहीं है, वह राजा बनने के योग्य नहीं है। तब गुरु कहते हैं कि गुरु का अपमान, शिक्षक का अपमान करना सही नहीं होता है, क्योंकि प्रलय और निर्माण दोनों ही शिक्षक की गोद में खेलते हैं। इसीलिए अगर मेरी शिक्षा में दम हुआ तो मैं भारत के लिए बेहतरीन और उचित राजा का निर्माण कर लूंगा। और अपना चेला बनाते हैं चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को वो सारी विद्याओं से परिपूर्ण करते हैं, राजनैतिक, एवं उसको सारे का सारा
जितना भी युद्ध कौशल होता है उसको सिखाते हैं। और धीरे धीरे 25 वर्ष की आयु जब चंद्रगुप्त की हो जाती है तो चंद्रगुप्त का युद्ध होता है घनानंद के साथ। उधर सिकंदर की सेनाओं ने रावी नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि दो तरह के यहां पर अवधारणाएं चलती हैं इतिहास में। कि पहली अवधारणा ये कि गुरु चाणक्य ने कूटनीति के आधार पर उनकी सेना को डरा दिया कि भारत में अचानक से हमला करने वालों के लिए बुरा होता है, उनकी सेनाएं बीमार हो जाती हैं और तरह तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। दूसरा, 10 साल से लगातार वह रणभूमियों में युद्ध कर रही थी, सेना पूरी तरह थक चुकी थी। और एरियन नाम के एक इतिहासकार अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि घनानंद अर्थात नंद वंश के शासकों के पास इतनी विशाल सेना थी कि उनसे युद्ध करने के लिए सिकंदर को 4 बार सोचना था। इसलिए उसकी सेनाओं में इस तरह की अवधारणाएं बन गई कि लगातार इतने सालों से युद्ध कर रहे हैं। पोरस के साथ में युद्ध के परिणाम अभी हमने देखे हैं, तो मगध में इतनी बड़ी सेना होने के कारण परिणाम आखिर क्या होंगे उसे सोचकर वह चिंतित। इस कारण सेनाओं ने रावी नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। झेलम के पास जो युद्ध हुआ था उसे बितिस्ता या हाइडोस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। और उसी युद्ध को करने के बाद उसकी सेनाएं रावी नदी से पीछे हट गई। तब सिकंदर ने कहा कि मुझे केवल अपनों के कारण पीछे हटना पड़ा, हारना पड़ा, वरना आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया। और इसलिए उसको वापस जाना पड़ा। लेकिन उसके विजित क्षेत्र जो थे वह अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को देकर चला गया। और बेबीलोन में 323 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन जो इराक में पड़ता है, सीरिया में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद घनानंद को हरा दिया जाता है चंद्रगुप्त के द्वारा और नंद वंश को समाप्त कर मगध की गद्दी पर एक नए राजवंश का उदय होता है जिसका नाम है मौर्य वंश। और उसके प्रथम संस्थापक बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और वही चंद्रगुप्त, वही लड़का जिसके गुरु चाणक्य थे। गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर पूरे के पूरे भारत को अखंड बनाते हैं। और वो देखते हैं कि सिकंदर तो चला गया है लेकिन उसका सेनापति सिंध के प्रांत में रुक गया है। इसलिए वह तुरंत 305 के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके तुरंत सिंध के प्रांत में हमला बोलते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर के साथ भीषण युद्ध होता है और युद्ध के परिणाम होते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है और सेल्यूकस की हार होती है। और हार का वही पुराना रिवाज, संधि के साथ समझौता। और संधि में काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 प्रांत दिए जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर के। और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया जाता है। चंद्रगुप्त बदले में उनको 500 हाथी देते हैं जिनकी वो मांग करते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि भारत में युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीयों के पास में हाथी होते थे और हाथी को किसी भी रास्ते या किसी भी अड़चन, कोई बाधा नहीं आती थी। हाथी किलों को तोड़ देते थे, दुर्गों को तोड़ देते थे और छोटी मोटी चीजों को उखाड़ कर फेंक देते थे और सेना को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते थे। इसीलिए हाथी उसको इतने पसंद आए कि 500 हाथी बदले में लेकर अपनी बेटी का विवाह किया। और ये एक इंटरनेशनल विवाह था। दुर्धरा से भी शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो घनानंद की बेटी थी। और उसी दुर्धरा से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। मस्तक पर बिंदु होने के कारण बिंदुसार नाम पड़ा। बिंदुसार के शासन में मिस्र का राजदूत, सीरिया का राजदूत, दोनों के दोनों भारत में आए। बिंदुसार का एक महान पुत्र होता है जिसका नाम अशोक है। अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य और अपने पिता बिंदुसार के युद्ध कौशल से पला बड़ा होता है देख के। और अशोक 273 ईस्वी में राजा बनता है। 273 ईस्वी में राजा बनने के बाद गृह युद्ध के कारण वह गद्दी पर नहीं बैठ पाता है, लेकिन 4 साल बाद गद्दी पर बैठता है 269 में। और गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद वह कलिंग पर आक्रमण करता है। पद्मानव करके वहां का एक राजा था। और कलिंग का युद्ध 261 में होता है, जिसको कौन नहीं जानता दोस्तों। इतिहास के पन्नों में खूनी रंग से लिखा हुआ कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में भारी रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय विचलित हो जाता है और अशोक अपने आप को युद्धों से दूर कर देता है। और फाइनली वह मोगली पुत्र
तीस के संपर्क में आकर जो एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करता है। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। हालांकि अन्य पुत्र उसके तीवर जालोक और कुणाल होते हैं। जालोक अपने आप को जम्मू कश्मीर का राजा घोषित करता है, बाद में हम देखेंगे। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य बेहतरीन और भयंकर युद्ध करने के बाद विश्वविख्यात हो जाते हैं और उनके सामने कोई पावर नहीं बचती है, कोई ताकत नहीं बचती है जो उनके क्षेत्रफल को घटा सके। उनका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। 250 बीसी में वो बौद्ध संगति का आयोजन करते हैं पाटलिपुत्र में, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर, और बड़े स्तर पर एकदम सादा और स्वच्छ जीवन को अपना लेते हैं। 232 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात बीसी में 232 बीसी में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 58-57 साल के अंदर अंदर मौर्य वंश समाप्त हो जाता है, उचित उत्तराधिकारी ना होने के कारण। बृहद्रथ 185 बीसी में उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना करता है। यह कलिंग के युद्ध का जिक्र खारवेल हाथी गुंबा अभिलेख में करते हैं, जो ओडिशा में पड़ता है कलिंग वर्तमान में। वहीं पर देवगिरी की पहाड़ियों के पास में हाथी गुंबा एक गुफा है, वहां पर वो लिखते हैं। और अशोक इसका विवरण अपने 13वें शिलालेख में लिखता है, जिसका नाम है निगाली सागर। शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा एवं अपने प्रशासन को चलाने वाला पहला भारतीय सम्राट अशोक। शिलालेखों का, अभिलेखों का जनक भी उसको कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद मौर्य काल समाप्त हो जाता है और देसी वंश और विदेशी वंश के आधार पर इतिहास बढ़ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से देसी वंश हुए हैं और कौन कौन से विदेशी वंश, अर्थात सबसे पहले सुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद बागटक वंश, ये देसी वंश हुए हैं। और विदेशी वंश में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यवन हुए हैं, उसके बाद पहलव, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण और उसके बाद हुण हुए हैं। उसके बाद गुप्त काल आता है। तो दोस्तों, इतिहास की जानकारी को जानने एवं सुनने के लिए जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अगले पन्नों को अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,